हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देख रहे थे। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 7.2 जो आपका सेक्शन फार्मूले पर है, उसको हम लोगों ने जो है वो 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 5 to नेक्स्ट अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है बिना समय वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ सामने आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है ये कि इफ आपका ये कोऑर्डिनेट 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। यानी आपको जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में ये आपका किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, और किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो ये क्या एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होने का मतलब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। उन्हीं में से कुछ लग करके आपका होने वाला है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे जो है आपका 1, 2 जो है ये, और ये जो है आपका 4, y है, और ये जो है आपका x, 6 है, और ये 3, 5 है ना। ये आपका किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम की खास बात होती है, आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल इनके बन रहे होंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपका इससे O से, अगर ये आपका डायगोनल है, ध्यान से देखिए इस पैरेललोग्राम का, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी ये बराबर बराबर डिवाइड होगी। ये 2 होगा तो ये भी 2, ये 5 होगा तो ये भी 5, ये होगा तो 6 तो ये भी 6। उसी तरीके से इनका मैं बात करूँ तो ये भी जो आपका यहाँ से यहाँ तक की OA की डिस्टेंस होगी, अगर ये जो आपको दिया है उतना ही ये होगा। किसी को बाइसेक्ट कहते हैं, मतलब बराबर बराबर जो है डिवाइड होना, है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो है अगर इक्वल होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि अगर इनका मैं इस दोनों कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालो तो ये पॉइंट ही निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो तो यही निकलेगा। इसका मतलब कि दोनों का मिड पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल करके मैं इक्वल कर देता हूं, या फिर आप सेक्शन फार्मूला में सेम रेशियो रखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ 5 होगा, तो m1 m2 का रेशियो जब 5/5 करेंगे तो 1/1 आएगा। तो जो बीच का है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है x इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, है ना। उसी तरीके से यहाँ y इज इक्वल टू करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, है ना। तो अगर ये m1 m2 मैं 1 कर दूं तो ये देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। क्योंकि m1 m2 क्या है, रेशियो है, तो ये रेशियो जब सेम होगा तो आपका ये 1 1 बन ही जाएगा, क्योंकि 5/5 आपका 1/1 ही होता है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये m1 प्लस m2, अगर इनका 1 1 रखा जाए तो m1 प्लस x2 प्लस x1 बाई m1 प्लस m2, और m1 m2 आपका जो भी रेशियो सेम होगा ये तो 1 1/2 बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपका y1 प्लस y2 बाई आपका 2 हो जाएगा। और ये यक्स वाई क्या कोऑर्डिनेट है, ये यक्स वाई जो है यही कोऑर्डिनेट होगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो है दोनों आगे मिलेंगे। तो आपका जो है इस पॉइंट का ध्यान से समझिएगा, किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस आपका ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब कुछ इस तरीके से देखिए, अगर इनका डायगोनल मैं बाहर निकालूं तो ये आपका अगर यहाँ पे 1, 2 है और यहाँ पे आपका x, 6 है, तो ये अगर बाइसेक्ट यहाँ कर रहे हैं तो यही कोऑर्डिनेट तो x, y होगा। तो इसी तरीके से यहीं वाला x, y दोनों का इक्वल होगा, है ना। तो इन दोनों का जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट यहीं आएगा, तो इसलिए दोनों के दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हैं आप? तो देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे, जब इन दोनों का आप जो है मिड पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा, देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 1 प्लस x/2, और ये बनेगा आपका 6 प्लस 2/2, ठीक है। उसी तरीके से आप इनका निकालेंगे तो वो भी आपका आएगा 4 प्लस 3/2, और इसका निकालेंगे तो y प्लस 5/2 होगा, क्योंकि यहाँ m1 m2 सबका 1 है, तो देखिए y1 प्लस y2, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1 x2 y2, है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये सेम पॉइंट यानी इक्वल आ ही रहे हैं भाई, इसी पॉइंट पे दोनों आएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये आ जाएंगे। अब ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपका ये बन जाएगा 1 + x/2 = 437/2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इनका, तो ये 6 + 2 यानी 8 होगा। 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 = y + 5/2 होगा, है ना। ये कट जाएंगे। आपका x यहाँ से 6 आ जाएगा, और यहाँ से मैं बात करूँ तो y आपका -1 आएगा, यानी x 6 और y 1। यही आंसर होगा क्योंकि x और y की वैल्यू पूछा था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड होता है आपका। ये जो भी नंबर होंगे बराबर होंगे, तो ये दोनों का पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक ही जगह पे, इसलिए इक्वल होंगे। तो दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा तो यही है, इसलिए दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इक्वल कर देंगे। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन 7 जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, यानी सर्किल की बात किया है। अब एक सर्किल पहले बना लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है ना, और इसका जो है डायमीटर क्या होता है, रेडियस से जाने वाला जो है लाइन सेगमेंट आपका डायमीटर होता है, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूँ ये सेंटर है ना, तो ये क्वेश्चन के अनुसार क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए बी डायमीटर है, यानी ए ये है, बी है, ए बी डायमीटर होगा ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर जो है आपका 2, -3 है। ये क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है। एंड बी का कोऑर्डिनेट जो है 1, 4 है। इतना तो गिवन है, आप पहले ये करेंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। जरा ध्यान से देखिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है ना, और इसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको पता है कि ये सेंटर है, तो ये यहाँ से ओ ए, अगर इसको मैं ओ मान लूँ तो ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल होंगे। ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि किसी भी सर्किल का जो रेडियस होता है वो इक्वल ही होता है ना। तो अगर मैं आपका ओ बी की डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेता हूं, क्योंकि हमें पता नहीं है, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा ही होगा। आपको एक बात पता है कि ओ ए की डिस्टेंस इक्वल है ओ बी के, इसका मतलब ये जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो यही आएगा रेशियो, यानी x, y आएगा, यही कोऑर्डिनेट आएगा। तो इनका मिड पॉइंट अगर निकाला जाए तो आपका मिड पॉइंट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, x = x1 + x2/2 होगा। और x1 x2 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, हमें नहीं पता क्योंकि x1 ही तो पता करना है, और x2 जो है मैं 1 दिया हुआ है, और आपका /2 हो जाएगा। y = जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका y1 आपका होगा y1 ही, और y2 जो है आपका होगा 4, है ना, और /2, ठीक है। इस तरह से इनको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। अब ये एक बात देखिए, x जो है यहाँ पे क्या है, 2 है, और y जो है यहाँ पे क्या है, -3 है। तो यहाँ से अगर x1 की वैल्यू निकालो तो ये 2 देखिए, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, और ये 1 उधर से माइनस होगा, तो x1 = आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 1 - 3, क्योंकि 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके, आपका ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6, और ये +4 उधर जाके आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका y1 यहाँ पे बन जाएगा, y1 बनेगा y1 = 2 3 जा 6 -6, और ये +4 है तो उधर जाके -4 हो जाएगा, ये आपका बनेगा -10। इस तरह से हमारा जो है x1 हो जाएगा -x13, और y1 जो है आपका -10 हो जाएगा। और यही वो पूछ रहा था ए का कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा, 3, -10, ठीक है। तो सिंपल है, किसी सर्किल का जो सेंटर है वो आपका दिया हुआ है, तो ये जो सेंटर है वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के, मतलब इन दोनों का आधा ही तो होगा। और हमें पता है मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला x1 + x2/2 हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो ये मिड पॉइंट में, और y1 + y2/2 वो इनके कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होते हैं। कहीं कहीं यही चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बात वही है, इस तरह से लिखा होता है।
ये मैंने अलग अलग करके लिखने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग देखेंगे अरे सर जी आपने तो गलत गलत करने हैं। मैंने कहा गलत नहीं करने हैं भाई, आप समझ रहे हैं बेसिक चीज़ें हैं ये सब तो, है ना। ऐसे लिखा होगा तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और एक्स और वाई क्या है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से है। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इफ़ कैपिटल ए एंड बी आर, यानी ए और बी जो है वो दो दिए गए हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है इफ़ कैपिटल ए एंड बी, कोई ए और बी हैं और उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2 कामा -2। ए का कोऑर्डिनेट -2 कामा -2 यहाँ दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट जो है आपका 2 कामा -4 दिया हुआ है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और पी को कहाँ है वो कह रहा है कि ए पी जो है, ए पी देखिए क्या ध्यान से, ये सब चीज़ें गिवन है आपको, गिवन है इसके सॉल्यूशन में। ए पी इज इक्वल टू बोला है 3/7 ए बी, है ना, ऐसे बोला हुआ है। ये आपको दिया गया कि ए पी जो है ए बी का 3/7 है, यानी पी कहीं यहीं है, अब एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ है पर यही कहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इनमें कुछ बेसिक चीज़ें अपने से बनानी होंगी। क्या बना सकते हैं देखिएगा ध्यान से, आप इसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल, देखिए आप इसे लिख सकते हैं बी पी इक्वल ए बी माइनस ए पी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। आप इसे लिख सकते हैं ए बी जो है ए बी के इक्वल आप लिख सकते हैं, सॉरी आप ए पी इक्वल लिख सकते हैं, ए पी इक्वल लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पूरे ए बी में से ये वाला पोर्शन घटाइएगा, आप ए पी के बराबर ए बी माइनस बी पी अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी पी आप लिख सकते हैं, सॉरी आप बी पी के इक्वल जो है, देखिए इस बी पी के इक्वल आप लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी, आप इस बी पी के इक्वल लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी। ध्यान से समझिएगा, इस बी पी के इक्वल। अब आप ऐसा ही क्यों लिखेंगे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी पी के इक्वल आप लिख सकते हैं, बी पी के इक्वल लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी, तो ए बी माइनस ए पी। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा मैं क्यों लिखूं, मैंने कहा देखिए अगर इसमें हमें ये फाइंड करना है तो क्या चाहिए, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, आपको बस इनका रेशियो पता हो जाए तो इसका आप कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। रेशियो पता होने के लिए आपको देखिए एपी का तो दिया हुआ है, बीपी का पता करना है, तो बीपी का पता करने के लिए इनमें कुछ आप रिलेशन निकालिए। तो बीपी के बराबर क्या लिख सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू ए बी में से एपी सब्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, तो बीपी इज इक्वल टू ए बी माइनस एपी आपने लिख लिया हुआ है। उसके बाद आप इनमें जो है बेसिक कुछ चीज़ें, जैसे आपने एपी को आप 3/7 ए बी लिख सकते हैं ऊपर से, तो आप बी पी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी की वैल्यू 3/7 ए बी रख लीजिए, है ना। रखने के बाद आपका क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7 में ए बी का मल्टीप्लाई होकर 7 ए बी में से 3 ए बी जाएगा आपका 4ab/7, है ना, 4ab/7 हो जाएगा। इस तरह से आपका ध्यान से देखिएगा कि ये बीपी की ए बी के फॉर्म में कुछ आ जाएगी वैल्यू। अब आपको अगर ए पी और बीपी का रेशियो पता करना है तो दोनों को अपान कर दीजिए, ए पी बाई बी पी कर दीजिए, और यहाँ पे ये इक्वेशन 1 अगर मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी 1 और 2 से अगर हम लोग ये करें ए पी बाई बी पी, तो ए पी कितना है 3/7 ए पी ए बी है, और बी पी कितना है आपका, बी पी है 4/7 ए बी, है कि नहीं। अब आपको पता है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा होता है तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 3/7 इंटू 7/4 हो जाएगा, और ए बी से ए बी आपका रिमूव हो जाएगा, तो 7 से 7 हट गया, ये आपका बना 3/4। ठीक है, इसी बात को कह सकते हैं 3:4। इसका मतलब हमारा ए पी और बी पी का जो है वो रेशियो पता चल चुका है, तो ए बी कितना है 3 और ये आपका है 4, और ये हमारा क्या है, ये है m1 और ये है आपका m2, और m2 पता चल गया। अब तो आप सेक्शन फार्मूले में रख करके इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट जनरल रूप से मान लेते हैं x, y,
और आप जो है फार्मूले में रख के पता कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, यानी x कामा वाई इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 होता है। x के इक्वल ये होता है, y के इक्वल ये होता है। तो आप जब इनको रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, m1 आपका कितना है, m1 इज इक्वल टू 3 है, और x2 कितना है, ये आपका x1 y1 हो जाएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है ना। तो आपका m1 इंटू x1 यानी 3 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस m2 x1, m2 कितना है 4 है, और x1 कितना है, अब गड़बड़ हो गया ना। देखिए m1 x2, m1 कितना है 3 है, और आपका x2 कितना है 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस m2 x1, m2 कितना है 4 है, और आपका x1 कितना है -2 है, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका होगा m1 प्लस m2, m1 कितना है 3 प्लस 4 है कि नहीं। अब आपका उसके बाद आपका m1 कितना है, आपका 3 दिया हुआ है, और y2 आपका दिया हुआ है -4, तो m1 आपका 3 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है -4, और प्लस m2 कितना है 4, और आपका y1 है -2, यानी 4 इंटू -2 हो जाएगा, बाई आपका 3 प्लस 4 होगा, है ना। अब इनको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा, देखिए 3 2 जा 6, और ये 4 -2 8, यानी 6 -8 बाई 7 बनेगा, है कि नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -12 और आपका -8 हो जाएगा, और ये 3 4 7 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपका तो 6 -8 आपका -2 बनता है, -2 बाई 7 होगा, और ये -12 और -8 आपका -20 बाई 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो आपका होंगे -2 बाई 7 और -20 बाई 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 बाई 7, y इज इक्वल टू आपका -20 बाई 7 होगा। इस तरह से हमारा x y का कोऑर्डिनेट यानी p का कोऑर्डिनेट जो है हमें पता चल जाएगा, और वही आपसे पूछ रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, p का कोऑर्डिनेट आ गया यही -2 बाई 7 -20 बाई 7, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ये इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी जो आपके सामने लाइन सेगमेंट, अरे ये कुछ दिख रहा है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और आपको बताना है कि ये क्या होगा। देखिए ध्यान से, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है -2, और b दिया हुआ है 2, 8, दो कोऑर्डिनेट जो है आपका 2 पॉइंट दिए हुए हैं किसी लाइन सेगमेंट के, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट आपको पता करने होंगे, है ना। अब देखिए ये बहुत घबराने की बात नहीं है। अब इनको जब भी इनका रेशियो आप देखेंगे ना, तो यहाँ 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा, सबका 1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी आपका ये 1 1 1 3 आएगी, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 1 आएगा, ठीक है। तो 3 और 1 इनका क्या होगा, ये रेशियो बन जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा, है ना। तो आप m1 को 1 मानेंगे और m2 को 3 मानेंगे, और फार्मूला जो सेक्शन वाला है उसमें रख लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट जैसे अभी मैंने फाइंड किया था कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर ये जो है इन सब करने के बाद आप नेक्स्ट जो है इसका पता करेंगे। इसका पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो है 2 होगी। तो ये देखिए ध्यान से, दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये आपका मिड है। आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ करके मिड पॉइंट से भी पता कर सकते हैं, या 2 2 रेशियो रख के भी पता करिए, वो भी तरीका थोड़ा लंबा होगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी, तीसरा कोऑर्डिनेट होगा,
ये जो 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद ये तीसरा कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा, तभी ना 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, 3 कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो इसको पता करने के लिए यहाँ वाला, फिर इन सब बातों को थोड़ा भूल जाइए, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वो 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा 1 होगा, यानी m1 आपका 3 हो जाएगा, m2 जो है 1 होगा। इनको m1 और m2 को रखने के बाद जो है 3 और 1, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये मिलेगा। तो सबका रेशियो जो है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट आपका इधर उधर है। रेशियो को चेंज करके ऐसे आप तीनों के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप खुद से करिए, मैंने सारे क्वेश्चन कर देने और आपको हिंट दे देने ये वाले, ठीक है। तो आप इसे करिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो आगे PYQ वगैरह भी अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला हमारा जो टॉपिक्स है वो, अरे मतलब क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की एरिया फाइंड करने के लिए कहा है, रोम्बस की एरिया फाइंड करने के लिए कहा है ना। अब रोम्बस के बारे में आपको बता दूं, देखिए रोम्बस की खास बात ये होती है, अब बात तो जो भी हो पर बात छोड़िए, यहाँ पे देखिए हिंट में सीधा सीधा फार्मूला दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी उसके डायगोनल का प्रोडक्ट कर लीजिए और 1/2 के साथ वही इनकी एरिया होगी। तो अगर मैं इनके वर्टिसेस की बात करूँ तो इनका वर्टिसेस देखिए 3,0 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 4,5, आपका लिखा है -1,4, और उसके बाद है आपका -2,-1। ये जो है रोम्बस के चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, चारों वर्टिसेस के। और इनका अगर मैं डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए कहूँ तो वो डिस्टेंस निकालना भी आपका, यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो है इनका क्या है, ये इनके डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, ठीक। और इन डायगोनल्स के बेस पर जो है अगर मैं पूछूं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी -2, -1 से 4,5 की, दो कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस तो आप निकाल ही लेंगे। तो क्या कहा है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे मतलब निकाल लेंगे आप लोग, मे बी स्टूडेंट गर्ल्स आर बॉयज़, ठीक है। इधर देखिए, तो इसको निकालने के बाद जो है आप इनका यही डायगोनल होगा, इनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, 1/2 कर दीजिएगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे लास्ट क्वेश्चन है सर, करके तो दिखाओ, मैंने कहा कर देते हैं। देखो ध्यान से, इसका नाम ए दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, है ना। तो अगर मैं ए बी की डिस्टेंस पूछूँ आपसे, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू, आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 यानी 4 माइनस, और पहले से माइनस है तो आपका +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 आपका कितना होगा 5, माइनस y1 माइनस पहले से लगा है, और आपका पहले फार्मूले में भी होता है, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये जो है आपका 4 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, और 5 1 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और ये हो जाएगा आपका √72। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसका नाम अगर C दे दें और ये आपका D दे दें, तो CD की जो डिस्टेंस है वो भी आपका √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है -1, माइनस x1 होता है आपका -3, ठीक है, x2 - x1, और प्लस y2 - y1 प्लस 4 - 0, है ना। 4 आपका y2 है और वो y1 है, दोनों को ऐसे फार्मूले में रख के और आपका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये -1 -3 आपका -4 बनेगा, -4 का स्क्वायर जो है आपका 16 होगा, 4 - 0 का स्क्वायर 16 होगा, उसके बाद ये बन जाएगा आपका √32, ठीक है। तो इसके दोनों डायगोनल पता चल चुके हैं। अब ये रोम्बस की एरिया हमें पता करनी है, तो रोम्बस की एरिया इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला देखा हुआ है, क्या देखा है, रोम्बस की एरिया इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 × D2, अगर डायगोनल को मान लें, है ना। तो D1 कितना दिया हुआ है आपका, D1 दिया हुआ है, पहला वाला D1 जो है वो आपका है, और ये D2 है। D1 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है √72, है कि नहीं, और आपका दूसरा √32 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका होता है 36 2 जा 72, है कि नहीं। तो 36
किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो अंडर रूट के अंदर 6 जो है आपका बाहर निकल आएगा और ये 6 अंडर रूट 2 बन जाएगा। यानी अंडर रूट 72 को आपको पता है क्या ले सकते हैं? 36 इंटू 2। और 36 जो है आपका क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है और इंटू 2 होता है। 6 का स्क्वायर में 6 निकल के आपका बाहर चला आएगा और 2 जो है अंदर में रह जाएगा, यानी आपका 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपका अंडर रूट 32 है, तो अंडर रूट 32 को आप क्या ले सकते हैं? 16 इंटू 2, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4, और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 2 32 को। तो 6 4 जा 24, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 बन जाएगा, तो 2 से आपका ये रिमूव हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। यानी इसकी एरिया जो है फाइनली आपका 24 आ जाएगी रोम्बस की। और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा और ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मे भी आपको अगले वीडियो जो है कुछ पीवाईक्यू वगैरह भी मिले, क्योंकि अब हम लोग एनसीईआरटी काफ़ी हद तक आधा, लगभग आधा ख़त्म कर चुके हैं, आधा और बचा है, वो भी धीरे धीरे एक आध महीने में कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।